हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है हॉस्टल की वो रात। आज रेनू का हॉस्पिटल में पहला दिन था, लेकिन उसे हॉस्पिटल जाने का मन नहीं था। ऐसे में बार बार वो मम्मी के पास जाकर बोलती, मम्मी मेरा हॉस्टल जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। इस पर मम्मी समझाते हुए कहती, बेटा अगर हॉस्टल नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे पूरी होगी, और तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर मैं बाहर जाकर हॉस्टल में नहीं रहूंगी तो एक दिन कामयाब डॉक्टर कैसे बन पाऊंगी। और रेनू और उसकी मम्मी मुस्कुराने लगती है। जल्द ही रेनू अपने हॉस्टल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसे पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज जाते हैं और ऐसे में उसे सभी तरफ अंधेरा नजर आता है। जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर कदम रखती है तो उसे वार्डन दिखाई देती है और वो उन्हें दूर से ही देखकर आवाज देती है, एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन वो वार्डन पीछे मुड़कर देख ही नहीं रही थी। ऐसे में दोबारा जब रेनू ने उसे आवाज दिया तो वो वार्डन का धड़ पीछे की तरफ मुड़ गया और लाल लाल आंखों से वो कहने लगी, क्यों तुम मुझे बार बार आवाज लगा रही हो? जानती नहीं ये मेरा समय सोने का है। रेनू को उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो लाल लाल आंखों को देखकर एकदम से डर जाती है और कांपने लगती है। इतने में ही उस अंधेरी जगह में अचानक लाइट जलने लगती है और वो वार्डन खुशी खुशी आकर कहती है, अरे तुम आ गई, तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया गया है, वहाँ जाकर आराम करो। रेनू को ये बात समझ में नहीं आई कि जो वार्डन अभी तक उसका जवाब नहीं दे रही थी, अचानक उससे इतने प्यार से बात कर रही है। लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वो अपना सामान रखती है और सोचती है कि मम्मी को फोन करके बता दूं मैं सही सलामत पहुँच चुकी हूँ। लेकिन अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक लड़की अंदर की ओर आती है, जिसके बाल खुले हुए होते हैं और जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। वो घूरते हुए रेनू से कहती है, ये कमरा तो मेरा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जानती नहीं इस हॉस्टल में आना इंसानों का मना है। रेनू को उस डरावनी आवाज से और उस लड़की से जबरदस्त डर लगने लगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने बात की थी वो वाकई बहुत डरावना था। रेनू सोच रही होती है कि क्यों ना दौड़कर बाहर आ जाए, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और पंखा अपने आप स्पीड में चलने लगता है। डर की वजह से रेनू एक जगह पर खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है जिससे कोई उसकी मदद करने आ जाए। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती है तभी उसके गले से आवाज नहीं निकलती और वो रोने लग जाती है। अब वो दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने के लिए कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का मारती है तो पीछे से उसे भयानक हंसी की आवाज आती है, ए लड़की, खुद को ज्यादा होशियार मत समझ, अगर यहाँ तक आई है तो तेरा जाना मुश्किल है, या यूँ समझ ले नामुमकिन है। आज रात का तू हमारा शिकार है और यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रेनू डरते हुए, लेकिन मैं तो यहाँ डॉक्टर बनने आई थी और इस हॉस्टल में मुझे रहना था। मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने देते। उसी वक्त वो वार्डन भी उसी कमरे में आ जाती है और रेनू को डराते हुए कहती है, तुम आ जरूर गई हो लेकिन जा नहीं पाओगी, और हिम्मत है तो आज रात को ही यहाँ से निकल जाओ, वरना कल का दिन भूल जाओ। अब रेनू पूरी कोशिश करके दरवाजे को धक्का लगाती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर की ओर निकलकर भागने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से कोई आ रहा है और वो डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसे हॉस्टल की सारी लड़कियां नजर आती हैं, जिनकी आंखों में लाल आंसू और बाल खुले हुए होते हैं। वो समझ जाती है कि ये सारी लड़कियां भी हॉस्टल में आई होगी और उन्हें इसी तरह से कर दिया होगा।
रेनू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रुआसा होकर कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है, बिगाड़ा तो हमने भी कुछ नहीं था इनका, लेकिन हमारा जो हश्र हुआ है आखिर तुम कैसे बच सकती हो। और उसी वक्त वार्डन उड़कर आती है और रेनू के गले में हाथ रखकर उसे एक हाथ से ऊपर उठा देती है, जिससे रेनू बुरी तरह से डर जाती है और लगभग बेहोश होने लगती है। वार्डन उसे हवा में उछलते हुए नीचे पटक देती है, जिससे वहाँ पर ठंडी हवा चलने लग जाती है और खिड़की दरवाजे अपने आप खुलकर बंद होने लगते हैं। पास में जो पेड़ होते हैं वहाँ से सारी पत्तियाँ उड़कर हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं और अपने आप सारी लड़कियाँ गायब हो जाती है जिन्हें रेनू ने देखा था। रेनू गोल गोल घूम कर देखती है, लेकिन अब उसे कोई भी नजर नहीं आता, ना ही वार्डन और ना ही वो लड़कियां। रेनू को ऐसा महसूस होता है कि शायद यही मौका है, वो यहाँ से निकल सकती है और वो मुड़कर दौड़ने लगती है ताकि जल्दी से गेट तक पहुँच सके। जैसे ही वो दौड़कर आगे की ओर बढ़ती है, अचानक एक लंबा हाथ उसकी तरफ आता है जो उसके बालों को खींचने लगता है। अब तो डर की वजह से रेनू अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन चारों तरफ भयानक हंसी सुनाई देती है, जिससे रेनू समझ जाती है कि अब उसका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक ही पल जहाँ उसे भीड़ दिखाई देती है, वहीं दूसरे ही पल वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी उसे बाहर सड़क से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर उसकी मदद हो सकती है। रेनू ऐसा महसूस करती है कि जैसे ही किसी गाड़ी की आवाज या लाइट आती है तो सभी की सभी लड़कियां गायब हो जाती है और जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो अचानक वहां पर लाल आंखों की लड़कियां दिखाई देने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लेकर आता है और रेनू से कहता है, तुम कौन हो बेटी और यहाँ क्या कर रही हो। रेनू खुश हो जाती है कि आखिर कोई तो है जो आकर उसकी मदद करना चाहता है। ऐसे में वो कहती है, मैं हॉस्टल में रहने आई थी, लेकिन न जाने यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही डरावना महसूस हो रहा है और ये सारी लड़कियाँ जैसे मेरे खून की प्यासी हो गई है। साथ ही साथ सामने वार्डन खड़ी है, वो तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रही है। चौकीदार, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, यहाँ तो कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही और ना ही कोई वार्डन। अरे बाबा, मेरे सामने ही तो वार्डन खड़ी है और मुझे लाल लाल आंखों से घूर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी आप यहाँ आ चुके थे, शुक्र है भगवान का। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही बेटी, आखिर तुम्हें हॉस्टल कहाँ नजर आ रहा है। ये तो घना जंगल है बेटा, जहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी आता जाता नहीं है। अब तो रेनू को काटो तो खून नहीं, डर के मारे उसे कुछ भी समझ नहीं आता और पल भर में ही उसे वो हॉस्टल जंगल के रूप में बदलता हुआ नजर आता है और वो समझ चुकी है कि आज रात यहाँ से निकल ना पाए। अब उसे वो टैक्सी ड्राइवर भी उन लड़कियों के बीच में नजर आता है जिनकी आंखों में लाल आंसू था और वो समझ जाती है कि टैक्सी ड्राइवर भी उन सभी लड़कियों के ग्रुप का एक हिस्सा है जो उसे इस जंगल में लेकर आ गया है। चौकीदार, आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ जरूर एक हॉस्टल हुआ करता था जो शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी तरह से जल चुका था। यहाँ पर जो भी लड़कियाँ और वार्डन थी तब सब जिंदा जल चुकी थी और इस वजह से इस पूरे इलाके में बैन कर दिया गया था, क्योंकि आसपास के लोगों का मानना था कि यहाँ अभी भी वो सभी लोग आते हैं जो उस दिन हॉस्टल में जलकर मर चुके थे। मुझे लगता है तुम्हें भी यही गलतफहमी हुई है और तुम यहाँ तक आ गई हो। अगर सब लोग मर चुके हैं तो फिर आप यहाँ कैसे? बेटी, मुझे भी मरे पूरे 20 साल हो चुके हैं। जब हॉस्टल जल रहा था तब भी मैं उस हॉस्टल का चौकीदार हुआ करता था और इसी तरह से रात को लालटेन लेकर हॉस्टल के चक्कर लगाया करता था।
और देखता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। रेनू जो चौकीदार से मदद की उम्मीद कर रही थी, अब उसे उस चौकीदार से भी डर लगने लगा था और वो वहाँ से दौड़कर जाना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका रास्ता लंबे लंबे और घने पेड़ ने रोक रखा था ताकि वहाँ से कोई जा न सके। अचानक ही उसका हाथ अपने गले में पहने हुए लॉकेट की तरफ जाता है और वो लॉकेट को हाथ में डर की वजह से पकड़ती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे तो इस लॉकेट को हाथ में लेकर भगवान को याद करने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वो पूर्ण विश्वास से उस लॉकेट को हाथ में लेकर भगवान को याद करती है और उसी समय वो महसूस करती है कि घने जंगल से बाहर आ चुकी है। जहाँ पीछे मुड़कर देखती है तो सारा जंगल जल रहा होता है और तभी वहाँ से गुजरती हुई कार में बैठे हुए लोगों की मदद से वो अपने घर वापस चली जाती है। हॉस्टल की इस रात को वो भूल नहीं पाएगी, क्योंकि वो हॉस्टल कभी था ही नहीं, बल्कि वो तो जल चुका था और वहाँ पर अब 20 सालों से न जाने कितनी आत्माओं का वास हो चुका था। अब रेनू अपने माता पिता के पास रहकर ही पढ़ाई पूरी करती है और दोबारा से उस जगह पर नहीं जाती जहाँ से बचकर वो वापस आई है। थैंक यू।